अगेन डियर फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद ऑथोरिटी में पहुंच चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंडस्ट्री में ऑथोरिटी लेवल का क्या महत्व है, उसको कैसे हम फिक्स करते हैं, उसके महत्वपूर्ण गुण कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे और कितनी तरीक़ों के ऑथोरिटी को हम लगा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे काइंड ऑफ ऑथोरिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑथोरिटी देख चुके थे, आज हम लोग को देखना है काइंड ऑफ ऑथोरिटी। कितने प्रकार के काइंड के ऑथोरिटी हो सकते हैं। तो सबसे पहला है रेशनल और लीगल ऑथोरिटी, रेशनल या फिर लीगल ऑथोरिटी। दूसरा है ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। क्या है ये? लीगल ऑथोरिटी क्या है? तो लीगल ऑथोरिटी इज ड्राइव्ड बाय अ पोजीशन होल्डर फ्रॉम रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेज एंड नॉर्म्स लेड द सिस्टमेटिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आप क्या है भाई कि लीगल अथॉरिटी किसको कहते हैं? लीगल नाम ही से क्लियर हो रहा है कि जिसमें आपको लीगल अथॉरिटी और लिखा पढ़ी से आपको दिया जाए अथॉरिटी। ठीक है, ये अथॉरिटी आपको क्या होगा भाई? तो आपके रूल्स वगैरह होंगे, रेगुलेशंस, जो आपका कंपनी का रूल्स है, रेगुलेशन है। ठीक है, जो प्रैक्टिसेज है, आपने जो प्रैक्टिसेज आप करते हो, जो काम करते हो, उसके अनुसार उसके नॉर्म्स जो हैं, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन है और सिस्टमेटिक फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन करता रहे। इसके लिए आपको जो विशेष प्रकार का लिखित आपको जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो लिखित परमिशंस दिए जाते हैं या फिर अथॉरिटी जो दिया जाता है, उसको हम लोग लीगल अथॉरिटी कहते हैं। इसको रेशनल अथॉरिटी भी हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ठीक है, एक प्रकार का ये तो है लीगल अथॉरिटी, दूसरा है ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी क्या होता है भाई? तो ये अनलाइक लीगल अथॉरिटी, ठीक है, लीगल अथॉरिटी के बिल्कुल अलग ये है। और ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशन एंड इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंपनी। ऑब्टेन्ड बाय कंपनी, ये कंपनी के स्ट्रक्चर के अनुसार आपको पावर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, ना ही ये किसी प्रकार का लिखित पावर होता है, किस प्रकार का पावर आपके पास है। पर ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है कि भैया फलाना आदमी जो है उसके पास ये चीज़ का पावर होता है। ठीक है, तो उसके अनुसार लोग मान लेते हैं और आप उस ट्रेडिशन का फ़ायदा उठाते हैं। इससे बड़ा फ़ायदा है। लिखित उसके आपने दिया नहीं है, तो अगर उसने कोई काम कर रहा, किसी को मैनेजर बना लिया, तो अपने आप को समझ लिया कि है भाई हम मैनेजर हैं तो हम सबको मैनेज करेंगे, हमको डांट डपट करेंगे, जैसे कहेंगे उसे करेगा सब लोग। ठीक है, पर आपने ये उसने मान लिया, ट्रेडिशन है ये, आपने उसको लिखित पावर नहीं दिया पर फिर भी उसने अपने आप को मान लिया है। तो कल अगर वो किसी आदमी के साथ मिसबिहेव कर देता है तो आप कहोगे कि तुमको पास क्या पावर था ऐसा करने का? ठीक है, जैसे आपका क्या होता है कि आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल का एक वार्डन होता है, तो वार्डन के पास कोई, और वार्डन होता है, स्वीपर वगैरह बहुत सारे होते हैं, तो वार्डन वगैरह के पास कोई लिखित अथॉरिटी नहीं रहता कि क्या क्या उसके पास पावर है। ठीक है, अगर कोई कुछ कर देता है तो जो हॉस्टल का मालिक है वो आता है और कहता है कि यार निकलो यहाँ से, बाहर भागो, बाहर भागो। आपके पास ऐसा अथॉरिटी किसने दिया है? पर उसके पास आपने मान रखा है कि उसके पास ये अथॉरिटी है, पर रियलिटी में उसके पास कोई ऐसी अथॉरिटी होती नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है कि आप उसको लिखित अथॉरिटी ना दो। लिखित अथॉरिटी देने में क्या होता है कि वो पावरफुल होता है और उस पावर का वो गलत ढंग से इस्तेमाल भी कर सकता है। पर कई लोग होते हैं कि भैया जब तक आप मुझे लिखित अथॉरिटी नहीं दोगे तब तक मैं उस काम को नहीं करूँगा। जैसे आपका यहाँ का इंस्पेक्टर है या PSP है, अगर उसके पास लिखित ऑर्डर नहीं होगा किसी का इनकाउंटर करने का तो करेगा ही नहीं, क्योंकि बाद में उस पर ब्लेम आ जाएगा। तो ये है आपका ट्रेडिशनल अथॉरिटी और एक रिटन अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी में क्या होता है भाई? तो as an example of the eldest son of a king will succeed to the throne because of age older tradition। ठीक है, तो जिस प्रकार से एक ट्रेडिशन माना गया है कि भैया जो राजा का सबसे बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा, ये एक ट्रेडिशन है, मान्यता है, यानी कि उसके पास ये सब चीज़ का पावर होगा। पर ऐसा कोई लिखा पढ़ी लीगल चीज़ें, संविधान नहीं बना हुआ है। ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं कि भैया वही रहबे करता, वही बनबे करता, वही देखेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। उसके पास ट्रेडिशनल पावर, एक जो कहता है कि परंपरागत रूप से उसके पास ये पावर आ गया है। वो उस पावर को कोई लिखा पढ़ी से उसको लीगली उसको दिया नहीं गया है, पर उसके पास ट्रेडिशन के कारण, परंपरा के कारण उसके पास ये पावर पहुंच गया है। तो यही आपका दो मुख्य प्रकार के अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, अगर तीसरा हम बात करें तो ये क्या होता है? कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। क्या है भाई ये कैरिस्मेटिक अथॉरिटी? तो charismatic authority depends upon the special or exceptional power or qualities of individual leaders। तो कुछ स्पेशल लोगों को, स्पेशल पर्सन को कुछ
एक्सेप्शनल पावर दे दिया जाता है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल पावर उसके पास आता है, कुछ स्पेसिफिक पीपल के पास, ठीक है। अभी क्या होता है, तो कैरिस्मेटिक लीडर्स, ठीक है, जो मतलब करिश्माई जिसको कहते हो ना, करिश्माई लीडर्स आर यूजुअली फाउंड इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। जनरली ये सब पाए जाते हैं किसी रिलीजन में और पॉलिटिक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जिसके पास कोई लिखित अथॉरिटी नहीं है, ना कोई ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, पर वो कह दिया गया कि वह सीनियर है तो उसका बात लोग मानता है, ठीक है। उसी प्रकार से रिलीजियस में जैसे पोप हो गया, ठीक है, वो जो कहेगा लोग मानेगा, या पुजारी है आपका पांडा, ठीक है, वो जो कहेगा आसपास के लोग कह दिया कि आज भाई आज शुभ मुहूर्त नहीं है, लोग मान लिया। उसके पास कोई पावर ऐसा, वो किसी को गलत झूठा साबित कर देता है, कह देता है ये अपराधी है, या फिर ये कह देता है कि ये भाई फलाना ना इस पर फलाना देवता का श्राप है, ठीक है, ये रहेगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा, और आप उसको मान लेते हो। उसका पावर देखो, सब लोग जाके पुजारी के सामने प्रणाम महाराज करते रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से पादरी होता है, इसी प्रकार से आपका मौलवी होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पावर आप उसको दे देते हैं स्पेसिफिक। और इसी प्रकार से आपके कंपनी में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं, पर्सनालिटी ऐसे होते हैं जिसमें आप स्पेसिफिक पावर उसको दे देते हो, ठीक है। उसके पास होता नहीं है, पर आप मानते हैं कि यार बड़ा कद है इसका, सीनियर है, कुछ मतलब इसका पहुँच है, पैरवी है, तो आप लोग उसके पीछे लगे रहते हो, ठीक है। आपके समाज में भी ऐसा होता होगा, कुछ आदमी का होता है कि पुलिस में पैरवी है, ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो, उसको बहुत ऊंचा दर्जा देते हो, जो नहीं सीना तानते रहता कि हमारा बाप फलाना आदमी है, तो उसके पास कोई पावर नहीं है, पर उसको उसके कैरेक्टर के कारण उसको एक स्पेसिफिक पावर दे दिया, उसको कहते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से पावरफुल आदमी बन गया, क्योंकि वो खुद तो पावर नहीं है, पर किसी प्रकार से वो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो ये है आपका, ये जो जनरली रिलीजन में पाया जाता है, पॉलिटिक्स वगैरह में जनरली ये पाया जाता है। द अथॉरिटी इज इरेशनल बिकॉज, ये जो अथॉरिटी है वो इरेशनल है, ठीक है, यानी कि कोई इसके पास पावर नहीं है, कोई लीगल पावर इसके पास नहीं है, इसलिए इरेशनल पावर है, ये अथॉरिटी है। बिकॉज फॉलोअर्स ओबे इट बिकॉज ऑफ देयर इमोशंस। ये क्यों इसकी बात मानते हैं, इसके पावर को मानते हैं कि अपने इमोशन से जुड़े हुए हैं। नो रूल्स और रेगुलेशंस आर इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं कि आपको ऐसा करना है, मानना है, ठीक है। वो कुछ आपको पनिशमेंट भी नहीं दे सकता है, पर फिर भी मान लो कि भैया श्री रामदेव बाबा जी ने कुछ कह दिया, ऐसे करो, आप लोग करने लगते हो। कोई भी जिसको आप फॉलो करते हो, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ढपली बजाइए, उसने कोई ऑर्डर दिया था क्या, उसके पास पावर था क्या ढपली बजवाने का, आपसे नहीं था, ठीक है। तो बजाय ना कोरोना काल में आपने, उसके पास कोई ऐसा पावर नहीं था, पर फिर भी आपने उसको स्पेशल पावर दी, उसके इमोशनली अटैच हुए, उन्होंने जो कहा आपने मान लिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप उसको फॉलो करने लगे हो, तो उसके पास एक इरेशनल पावर आ गया है, ठीक है, एक इरेशनल अथॉरिटी आ गया है, जो अथॉरिटी उसके पास लिखा पढ़ी से नहीं मिला है, ठीक है। तो ये सब आपका जो है, ये सब अथॉरिटी का प्रकार है, किस प्रकार से किसी के पास अथॉरिटी जा सकता है। आप हो सकता है था सबको जानते थे, पर इस प्रकार से सीक्वेंस आप नहीं जानते थे, ना ही इन सब सीक्वेंस आप समझते थे कि इस प्रकार का ही पावर हो सकता है। आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास लिखा पढ़ी का पावर होना चाहिए, आप अपने कैरेक्टर को इतना मजबूत बनाइए, ठीक है, ताकि लोग आपकी बात को ऐसे ही मान लें, ठीक है, बिना उसको डर दिखाए, बिना भय दिखाए, बिना पावर दिखाए कि निकालने का डर दिखाए, आपको ऐसे ही इतना पावरफुल बन जाइए कि आप जो कहिएगा आपकी बात मानेंगे। जैसे कभी मजदूर भी कहता है कि देखो ये फलाना सर कह रहे हैं इसलिए हम करहूँ दे रहे हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि उसकी पर्सनालिटी, उसने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया कि उसकी बात लोग मान रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, charismatic authority often involved into traditional authority as informal status and rules system become stabilized over time. It is, तो ये भी है, देखो तो ये कहा गया कि charismatic जो अथॉरिटी है वो भी एक प्रकार का ट्रेडिशनल अथॉरिटी ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा कि ये ऑफ्टन इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी एज इनफॉर्म स्टेटस एंड रूल सिस्टम बिकम स्टेबलाइज ओवर टाइम, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ स्टेबलाइज हो जाएगा। लोग मानने लगेंगे कि जो भी पोप रहता है, जो पादरी रहता है, उसके पास तो ये पावर होता ही है, उसके पास है नहीं पावर, पर लोग उन्हें मानते मानते वो कर लिए। जैसे आप लोग कि हमारा लीडर है जो कहेगा हम करेंगे, उसके पास कोई पावर थोड़ी ना, और ये ट्रेडिशन बन जाएगा कुछ दिन के बाद। अभी आप क्या, आप इमोशनली अटैच हो उसके साथ, आप वो कह रहा है इसलिए मान रहे हो कि भैया वो नरेंद्र मोदी है, वो अच्छा करता है, देश का भला करता है, ऐसा आप लोग मान रखा है आप लोगों ने, ठीक है, इसलिए आप वो जो कहता है वो करते हो आप, ठीक है। कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेडिशन बन जाएगा कि हर कोई मानेगा ही मानेगा, ठीक है। तो यही जो आपका कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होता है, यही आगे चल के ट्रेडिशनल भी बन जाता है।
तो इसका भी आप ख्याल रखें। अगर आपके अंदर है कुछ, आप देख रहे हैं ऐसा कि भैया कुछ लोग है कि आप लोगों का कुछ लोग आपके ही ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जिसका ऑर्डर मतलब ओहदा है जो बहुत बड़ा हो गया है, जिसके पास कोई पावर ना होते हुए भी वो पूरे कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे लोगों को भाई जल्दी से निकालिए कंपनी में, क्योंकि वो आपके कंपनी को हाईजैक कर लेगा। क्योंकि हर कोई, जैसे आपका होता है कि राजा होता है, एक सेनापति होता है, कई बार आपने देखा होगा कि सेनापति राजा के साथ विद्रोह कर देता है। जैसे वहाँ के देख लीजिए पाकिस्तान में आर्मी शासन आ जाती है, तो वो क्या करता है भाई कि लोग एक मानने लगे कि सेना का पावर है, सेना की बातें मानने लगे हैं, सेना के पास अथॉरिटी है, और वो क्या करता है कि भैया उसको ओवर पावर कर जाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप सेना के जो प्रमुख है उसको हटाते रहिए, बार बार चेंज करते रहिए, हर एक साल बाद बदल दीजिए। कि भाई वो अपना कंट्रोल ही नहीं बना पाएगा सब पे, सब उसकी बात मानेगा ही नहीं। जब वो कहेगा कि भैया हम चलते हैं, प्रधानमंत्री को हटा के खुद राजा बनना चाहते हैं, तो 10 गो खड़ा हो जाएगा खुद कि तुम काहे बनेगा, हम काहे नहीं बनेगा, तुम तो नया नया आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से और एक बार बार चेंज करते रहोगे तो आपका विश्वास पात्र भी वहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, कि यार कुछ नहीं किए तो भगा देगा। तो ये भी आपको कंपनी में देखते रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा अथॉरिटी एक अलग सेंटर, पावर सेंटर ना बन जाए, कि ऐसा ना हो कि आपकी बात कोई ना माने और दूसरे को भी बात मानने लगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। ये सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पर आप लोग ध्यान नहीं देते और इस पर बहुत बड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं ये। बस आखिरी एक लाइन ये जान लें कि जस्ट एज केमिस्ट्रिक अथॉरिटी ऑफ्टन इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जिस प्रकार से केमिस्ट्रिक अथॉरिटी जो होता है वो एक प्रकार से ऑफ्टनली इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल अथॉरिटी का ही पार्ट होता है। अगर सो ट्रेडिशनल अथॉरिटी कैन इन्वॉल्व इन टू रेशनल अथॉरिटी, अगर हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी की बात करें तो ये रेशनल अथॉरिटी में इन्वॉल्व होता है, और लीगल अथॉरिटी इफ़ द सिस्टम इज लीगलाइज्ड फॉर्मली, अगर जो सिस्टम है वो लीगल है, ठीक है, और ये सब चीज़ें लीगली हो रहा है, तो इसको आप लीगल अथॉरिटी में भी आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो एक प्रकार से सब एक ही जो है, पर हमने उसको बांट के अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, जानने समझने के लिए हमने बस बांट रखा है। ठीक है, पर ये क्या होता है कि एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। ठीक है, अगर जो केमिस्ट्रिक अथॉरिटी है अगर ये बहुत ही लंबे समय तक चलता रहे तो एक प्रकार से ये बदल जाता है किस में, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में। और अगर ये लीगल है, ठीक है, लीगली आपने उसको उसी चीज़ को प्रोवाइड करार दिया है, ठीक है, कि भैया फलाना चीज़ के पास तो लीगली ये अथॉरिटी है ही है, तो वो अगर लिखा पढ़ी के साथ उसके पास ये अथॉरिटी आपने दे दिया है, तो वो एक प्रकार से लिखा पढ़ी कि भाई बहुत समय से चल रहा है, तो ऐसे भी लिखा पढ़ी से अथॉरिटी हो ही जाता है। जिससे राजा का बेटा राजा बनेगा, उसके पास राजा का पावर रहेगा। ये आप ट्रेडिशनली का हो या फिर लीगली का हो, उसके पास अथॉरिटी तो है, और लीगल अथॉरिटी भी का है वो। ठीक है, उसको आप कम मत समझिए कि वो लीगल अथॉरिटी नहीं है, वो लीगल अथॉरिटी है। अब तो पहले ट्रेडिशन था, पहले तो वो केमिस्ट्रिक था कि वह राजा का बेटा है इसलिए उसके पास पावर है। ठीक है, ऐसा आपने मान लिया। उसके बाद ट्रेडिशन बन गया वो धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद वो क्या बन गया, लीगल बन गया। तो ये एक दूसरे से कन्वर्ट होता रहता है। तो सब है तो अलग अलग चीज़ें, और उसको अलग अलग स्टडी भी करना चाहिए, ताकि आप भाई आप जो छोटे लेवल पे आप उस चीज़ों को मैनेज कर सको। ठीक है, पर अंत में अगर आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, अगर कंपटीटिव एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो उसके हिसाब से देखेंगे तो सब के सब एक दूसरे में कन्वर्टेबल ही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे डेजिग्नेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी में कैसे कैसे हम डेजिग्नेशन बांटेंगे, किसको हम जो रैंक देते हैं वो कैसे कैसे देंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं अथॉरिटी के बारे में कि भैया आप जो किस कंपनी में काम करते हो उसमें कौन किस पोस्ट पे हो, उसके पास क्या अथॉरिटी होता है, किस पोस्ट का क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी जैसे मैं नया वीडियो ऐड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग देखें। सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे भी आप फ्रेंड वगैरह को जानते हैं, जिसको आपको लगता है कि इसको देखना चाहिए, आपके छोटे भाई बहन को भी ये देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी आप लोग छोटे छोटे जो स्कूल में हैं, हो गया स्कूल के बच्चे बिजनेस जान के क्या करेंगे, अरे बिजनेस ही जानना है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं देने वाला, सबको बेच रहा है, वो प्राइवेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, आप जॉब प्रोवाइडर बनिए। इसीलिए तो हम लोग आत्मनिर्भर भारत का सपना लेके आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो इसको अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ऐसे भी आपका बिजनेस जो नॉलेज है, अब क्लास 8 से शुरू होने वाला है। क्लास 8 से बिजनेस का पढ़ाई शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो अभी से अगर सीखेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि अंत में सरकार उसी की ओर जा रही है, उसी पर फोकस कर रही है कि आप अपना बिजनेस जनरेट करें, अपना बिजनेस पर फोकस करें और उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, विस्तारित करें। आपको सरकार मदद करने को तैयार है, पर नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।